दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है बीके कंप्लीट कोर्स में। जैसा कि आपको मालूम ही है कि बहुविकल्पीय प्रश्न हमारे हो चुके हैं पूरे। आज से हम अतिलघुत्तरीय प्रश्न पढ़ेंगे, जिसमें हम पहले से कर रहे हैं प्रश्न नंबर 1 से। बाल विकास की सीरीज चल रही है तो इम्पॉर्टेंट है। तो आइए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं अच्छे से और जानते हैं। तो बाल विकास का अध्ययन मनोविज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे क्या कहते हैं? बाल विकास का अध्ययन मनोविज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उत्तर हो जाएगा बाल मनोविज्ञान। बिल्कुल सही हो जाएगा, बाल मनोविज्ञान। फिर दूसरा प्रश्न है, बाल विकास की कोई एक परिभाषा लिखिए। क्रो एवं क्रो के अनुसार बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। यानी कि क्रो एंड क्रो के अनुसार बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर तीसरा पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा है, बाल मनोविज्ञान की जीवन में क्या उपयोगिता है? बाल मनोविज्ञान की जीवन में क्या उपयोगिता है? तो बालक के जीवन को सुखी और समृद्धशाली बनाने में बाल मनोविज्ञान का योगदान प्रशंसनीय है। बालक के जीवन को सुखी और समृद्धशाली बनाने में बाल मनोविज्ञान का योगदान प्रशंसनीय है। अगला क्वेश्चन चौथा नंबर पढ़ेंगे। चौथा नंबर प्रश्न है हमारा है, मानव की किस प्रकार की समस्याएं बाल विकास के क्षेत्र से संबंधित हैं? मानव की किस प्रकार की समस्याएं बाल विकास के क्षेत्र से हैं संबंधित हैं? तो उत्तर हो जाएगा, बाल विकास के क्षेत्र से मानव की गर्भावस्था से युवावस्था तक के सभी व्यवहारों की समस्याएं संबंधित हैं। पांचवा नंबर प्रश्न है, बाल विकास के कोई 4 क्षेत्रों के नाम लिखिए। बाल विकास के कोई 4 क्षेत्रों के नाम है, पांचवा प्रश्न है हमारा। तो पहला नंबर हो जाएगा बालक और वातावरण, दूसरा हो जाएगा मानसिक प्रक्रियाएं, तीसरा हो जाएगा बालक बालिकाओं का मापन और चौथा नंबर हो जाएगा समायोजन समस्याएं। आगे बढ़ते हैं, पांचवा नंबर प्रश्न के बाद छठवां नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। छठवां नंबर प्रश्न है, बालक के विकास की गति को कितनी अवस्थाओं में बांटा गया है? बालक के विकास की गति को कितनी अवस्थाओं में बांटा गया है? तो उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा उत्तर? उत्तर हमारा ये है, बालक के विकास को पहला नंबर हो जाएगा शैशवावस्था, जन्म से 5 वर्ष, दूसरा हो जाएगा बाल्यावस्था 5 से 12 वर्ष, तीसरा हो जाएगा किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। ये अवस्थाओं में बांटा गया है। प्रश्न नंबर सातवां हम पढ़ेंगे, आगे क्या है। प्रश्न नंबर सातवां है, जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी है? जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा शैशवावस्था। शैशवावस्था जीवन की सबसे महत्वपूर्ण जो है तो अवस्था होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है तो 8वां है हमारा, यानी कि बाल्यावस्था से कब से कब तक होती है? बाल्यावस्था कब से कब तक होती है? बाल्यावस्था 5 से 12 वर्ष तक होती है। बाल्यावस्था कब से कब तक होती है? 5 से 12 वर्ष तक होती है। 9वां नंबर प्रश्न है, जीवन का सबसे कठिन काल किस अवस्था को कब माना जाता है? 9वां नंबर प्रश्न जो है, जीवन का सबसे कठिन काल किस अवस्था को माना जाता है? तो उत्तर हो जाएगा किशोरावस्था। आगे बढ़ते हैं, 10वां नंबर प्रश्न पढ़ते हैं, शैशवावस्था कब से कब होती है? शैशवावस्था कब से कब तक होती है? शैशवावस्था जन्म से 5 वर्ष तक होती है। 11 नंबर प्रश्न पढ़ेंगे, बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है, उपयुक्त परिभाषा किसकी है? तो उत्तर हो जाएगा टर्मन की। किसकी है? टर्मन की। बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है, उपयुक्त परिभाषा किसकी है? टर्मन की है। आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर प्रश्न पढ़ेंगे, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि 140 या उससे अधिक होती है। प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि 140 या उससे अधिक होती है। 13 नंबर प्रश्न पढ़ेंगे, सामान्य बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? सामान्य बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? सामान्य बालक की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के बीच होती है। 90 से 110 के बीच में होती है। प्रश्न नंबर 14 पढ़ेंगे, अल्प बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? अल्प बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो अल्प बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि होती है 50 से 70 के मध्य, 50 से 70 के मध्य हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं, मूर्ख बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? मूर्ख बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 20 या 25 से 50 के मध्य, 20 या 25 से 50 के मध्य। 16 नंबर प्रश्न पढ़ेंगे, यदि किसी बालक की मानसिक आयु 16 वर्ष और वास्तविक आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी, ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन जो है क्या कहते हैं, ये इस तरह है, सूत्र के अनुसार से है। प्रश्न नंबर 16 जो है तो वही प्रश्न दोबारा फिर से दिया, 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट है। तो ये 16 ही नंबर है। तो आगे बढ़ते हैं, बुद्धि लब्धि का सूत्र बताइए। तो बुद्धि लब्धि का सूत्र होगा मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। और इसमें जो लिखा है मानसिक आयु 16 वर्ष बटे वास्तविक आयु जो 10 वर्ष दिए है तो 10 और गुणे 100 कर देंगे तो आ जाएगा, तो हो जाएगा 100 कितना हो जाएगा? 160 हो जाएगा, 160 आ जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। प्रश्न नंबर 18 है, बुद्धि परीक्षणों को मुख्यतः किन 2 वर्गों में विभक्त किया गया है? बुद्धि परीक्षणों को मुख्यतः किन 2 वर्गों में विभक्त किया गया है? पहला नंबर हो जाएगा व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और दूसरा हो जाएगा सामूहिक बुद्धि परीक्षण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं, स्टैनफोर्ड बिने स्केल किस प्रकार का बुद्धि परीक्षण है? स्टैनफोर्ड बिने स्केल किस प्रकार का बुद्धि परीक्षण है? यह व्यक्तिक भाषात्मक परीक्षण है। यह व्यक्तिक भाषात्मक परीक्षण है। 20 नंबर प्रश्न पढ़ेंगे, ये किसी एक सामूहिक भाषात्मक परीक्षण का नाम बताइए। तो हो जाएगा आर्मी अल्फा टेस्ट। आर्मी अल्फा टेस्ट किसी एक सामूहिक भाषात्मक परीक्षण का नाम है, तो आर्मी अल्फा टेस्ट। तो हमारे 20 क्वेश्चन हो गए हैं। 20 के बाद 21 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न हमारा कौन सा है? 21 नंबर प्रश्न है,
किस अवस्था में बच्चा अधिक कल्पनाशील होता है, किस अवस्था में बच्चा अधिक कल्पनाशील होता है, तो हो जाएगा शैशव अवस्था में बच्चा अधिक कल्पनाशील होता है, शैशव अवस्था में बच्चा अधिक कल्पनाशील होता है। 22 नंबर पर प्रश्न पढ़ेंगे, किस अवस्था का बालक समूह में रहना अधिक पसंद करता है, किस अवस्था का बालक समूह में रहना अधिक पसंद करता है, तो हो जाएगा किशोरावस्था। क्या हो जाएगा? किशोरावस्था। 23 नंबर प्रश्न है, किस अवस्था को जटिल अवस्था कहा जाता है, किस अवस्था को जटिल अवस्था कहा जाता है, तो किशोरावस्था को जीवन का सबसे जटिल अवस्था कहा जाता है, किशोरावस्था को जीवन की सबसे जटिल अवस्था कहा गया है। और 24 नंबर प्रश्न पढ़ेंगे, 24 नंबर प्रश्न क्या है, संवेद पेशी अवस्था को पियाजे ने कितनी उप अवस्थाओं में बांटा है, संवेद पेशी अवस्थाओं को पियाजे ने कितनी उप अवस्थाओं में बांटा है, संवेद पेशी अवस्था को पियाजे ने 6 उप अवस्थाओं में बांटा, कितनी अवस्थाओं में बांटा, 6 उप अवस्थाओं में बांटा है। 25 नंबर प्रश्न पढ़ेंगे, 25 नंबर प्रश्न है हमारा, 25 नंबर प्रश्न है हमारा, पढ़ेंगे कौन सा हो जाएगा, 25 नंबर प्रश्न है हमारा, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की मुख्य अवस्थाएं कितनी हैं, तो संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं संवेद पेशी अवस्था, प्राक संक्रियात्मक अवस्था, मूल संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, मुख्य रूप से कितनी है, 4 है। संवेद पेशी अवस्था, प्राक संक्रियात्मक अवस्था, मूल संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, मुख्य 4 अवस्थाएं हैं। और 26 नंबर प्रश्न पढ़ेंगे, 7 से 11 वर्ष की अवस्था को किस नाम से पुकारते हैं, 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था को किस नाम से पुकारते हैं, तो मूर्त संक्रिया अवस्था पुकारते हैं, मूर्त संक्रिया अवस्था पुकारते हैं। और 27 नंबर प्रश्न है, संवेग के मुख्य प्रकार बताइए, संवेग के मुख्य प्रकार कितने हैं, संवेग के मुख्य 3 प्रकार हैं, क्रोध भय प्रेम, क्रोध भय प्रेम, क्रोध भय प्रेम, तीनों है ना, ये इंपॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ते हैं 28 नंबर प्रश्न, 28 नंबर प्रश्न हो जाएगा, बच्चे का समायोजन किस आयु में अच्छा होता है, 5 वर्ष की आयु में बच्चे का समायोजन अच्छा होता है। और 29 नंबर प्रश्न है, भाषा विकास का कोई एक दोष बताइए, भाषा विकास का कोई एक दोष है, ध्वनि दोष। 30 नंबर प्रश्न है, भाषा किसके द्वारा सीखी जा सकती है, भाषा किसके द्वारा सीखी जा सकती है, भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जा सकती है। आगे बढ़ते हैं 31 नंबर प्रश्न, जन्म के समय शिशु क्या प्रतिक्रिया करता है, जन्म के समय शिशु मात्र रोता या क्रंदन करता है, जन्म के समय शिशु मात्र रोता या क्रंदन करता है। तो धन्यवाद मित्रों, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बीके कंप्लीट कोर्स आपका तहे दिल से धन्यवाद करता है। जय हिंद, जय भारत।